मैं हूं अमीश देवगन। आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और नए साल में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस नए साल में किसका सियासी दांव भारी पड़ने वाला है। राजनीति की बिसात पर किसकी शह और किसकी मात होने वाली है। क्योंकि एक तरफ किसान आंदोलन खड़ा है जिसमें विपक्ष पर किसानों को भड़काने का, उन्हें उकसाने का और भ्रम में डालने का बड़ा आरोप लगा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि मोदी सरकार किसान विरोधी है। किसानों को डटे रहने का संदेश देकर राहुल गांधी खुद विदेश चले गए हैं। हालांकि एक बार फिर से सरकार और किसानों के बीच संवाद शुरू हो गया है, लेकिन मुद्दा पश्चिम बंगाल का भी है, जहां ममता बनर्जी को सत्ता से हटाने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। उधर ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बाहरी बताने में जुटी है। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। अब 21 की बारी, कौन किस पे बारी। हमारे साथ आज बाबा रामदेव भी होंगे, यानी योग गुरु बाबा रामदेव सुपर एक्सक्लूसिव जुड़ेंगे। तो आज अब 21 की बारी, कौन किस पर बारी। राजनीति से लेकर अर्थनीति पर हर मुद्दे पर बेबाक बातचीत होगी आज के इस 1 घंटे के संवाद में। नए साल की बिसात, किसकी शह किसकी मात। एक तरफ किसान आंदोलन और साथ में बंगाल का चुनाव, दोनों की बिसात पिछले साल में बिछाई जा चुकी है। लेकिन सवाल है, नए साल यानी 2021 में इस बिसात पर किसका दांव भारी पड़ेगा। बंगाल में ममता दीदी का किला फतह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जमीन आसमान एक कर दिया है। 2016 के विधानसभा चुनाव से लेकर 2019 के लोकसभा चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी बंगाल में लगातार मजबूत हुई। चुनाव आते हैं जाते हैं, जय पराजय होता रहता है। कभी ये बैठेगा कभी वो बैठेगा, लेकिन ये मौत का खेल लोकतंत्र में कभी नहीं चल सकता। लोकेर काज करे ना, कोनदिन होम मिनिस्टार चले आसছে, कोनदिन ওই আরেকটা মিনিস্টার চলে আসছে, কোনদিন চারটা নাড্ডা ফাড্ডা ভাড্ডা গাড্ডা সব চলে আসছে একটা করে। আর তারা একা প্রোগ্রাম করবে, আর কেউ করবে না। আর যেদিন তারা প্রোগ্রাম করবে, লোক যদি না আসে তাহলে নিজে সাজিয়ে রাখবে, যাতে নটঙ্কি করে ন্যাশনাল নিউজে ভালো করে দেখায় যে দেখো আমায় মেরেছে। আরে ममता जी के प्रति बड़ा गुस्सा है और लोग यही आस लगाकर बैठे हैं कब चुनाव आए, कब परिवर्तन करे और कब मोदी जी के साथ हमारा तार सीधा जुड़ जाए। ये गुंडा राज जो हमें देखने को मिला है, इसको नस्तो नाबूद करना है। ममता जी के राज में बंगाल अराजकता का पर्यायवासी बन चुका है, असहिष्णुता का पर्यायवासी बन चुका है। हालांकि बंगाल के चुनाव में न तो लेफ्ट और न ही कांग्रेस अब तक रेस में दिख रही है, लेकिन इन दोनों पार्टियों ने किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने में ताकत झोंक दी है। हालांकि किसान नेता और सरकार एक बार फिर बातचीत की टेबल पर आ चुके हैं। 4 जनवरी यानी सोमवार को अगले दौर की बैठक होनी है। लेकिन सरकार लगातार आरोप लगा रही है कि विपक्ष ने किसानों के बीच भ्रम फैलाया है। देश हमारी नीयत में गंगा जल और मां नर्मदा के जल जैसी पवित्रता भी देख रहा है। बिना डिबेट किए, बिना किसानों से चर्चा किए, बिना मजदूरों से पूछे ये कानून ऊपर से थोप दिए गए हैं और इन कानूनों को हटाना ही पड़ेगा, विद्रॉ करना ही पड़ेगा। तो आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर नए साल में किसका सियासी दांव भारी पड़ने वाला है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। अब 21 की बारी, कौन किस पर भारी। अब 2021 की बारी, कौन किस पर भारी। आज की चर्चा, आज का संवाद इसी पर। और बाबा रामदेव भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं अपने 2 मेहमानों को इंट्रोड्यूस कराता हूं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद, नेता, प्रवक्ता
डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी है। मेरे साथ कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत है। आप दोनों का अभिनंदन है, आप दोनों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि यह वर्ष आपके लिए, आपकी पार्टियों के लिए मंगलमय हो। सबसे पहले सुप्रिया जी, शुरुआत आपसे करते हैं। 2021 से कांग्रेस पार्टी को क्या उम्मीद है, क्योंकि बंगाल का चुनाव भी है जहां पर बड़ी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच होने की संभावना दिख रही है, जैसे लोकसभा चुनावों के नतीजे आए थे। उसके अलावा किसानों का आंदोलन चल रहा है, व्हाट इज योर टेक? आपको, आपकी सारी टीम को, सुधांशु जी को और सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम ये यकीन करते हैं कि 2021 सारे विश्व के लिए एक ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा स्वस्थ वर्ष होगा। आपने 2021 में मेरी अपेक्षाएं पूछी और मेरी सबसे पहली अपेक्षा तो यह है कि सियासत को छोड़कर देश की और देशवासियों की बात होगी। सियासत को छोड़ के हम किसानों की, युवाओं की, महिलाओं की, मजदूरों की, हर उस वर्ग की बात करेंगे जो इस देश का वासी है और जिसको कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया गया है, चाहे वो नीतियों के थ्रू किया गया हो, चाहे वो नियमों के थ्रू किया गया हो, चाहे वो गलत नीति निर्धारण के थ्रू किया गया हो। किसान का ही मुद्दा ले लीजिए, मैं पहली ऐसी व्यक्ति होंगी और मेरी पार्टी खड़ी रहेगी अग्रिम पंक्ति में अगर मोदी सरकार खुले दिल से, बड़े दिल से किसानों की समस्याओं का समाधान करे। क्योंकि देखिए, दंभ और अहंकार से न सरकारें चलती हैं न नीति निर्धारण होता है। तो मेरी पहली अपेक्षा 2021 में रहेगी कि सरकार संवेदनशील बने, सरकार दूरदर्शी बने, नीति निर्धारण करे, समस्याओं पर फोकस करे, उनके निवारण की बात करे, सुर्खियां बटोरने का काम मत करे। यानी 2021 एक महत्वपूर्ण वर्ष है विश्व के लिए और खासकर भारत के लिए। जी, आपने बंगाल के सवाल को अवॉइड कर दिया या आपको बंगाल से कुछ उम्मीद नहीं है, या आप भूल गई? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं भूली और ना मैंने अवॉइड किया। मैं एक प्रवाह में बोल रही थी। मुझे ऐसा लगता है बंगाल एक अच्छा चुनाव होगा और बंगाल से पता चलेगा कि देश का मूड क्या है। और भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि आपने अपने शुरुआत में कहा था, जो आपकी रिपोर्ट थी कि सारी ताकत झोंक दी है, ताकत किस लिए झोंकी जा रही है ये मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। जिस तरह की वहां पे संवाद हो रहा है, जिस तरह की विभाजनकारी नीतियों की बात हो रही है, मुझे ऐसा लगता है, इसीलिए मैंने कहा सियासत पीछे होगी, राजनीति और गंदी राजनीति पीछे होगी, देश आगे होगा, लोगों का जो मत है वो आगे होगा, जो निर्वाचित सरकारें हैं वो सुरक्षित रहेंगी इस देश में। ये मैं 2021 से आशा करती हूं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, आप पेशे से इंजीनियर भी हैं और ऐसा राजनीतिक हलकों में बड़ी चर्चा है कि आप भविष्य को भी अच्छे से समझ लेते हैं। अब इसकी बानगी तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, 2021 भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से कैसा साल होगा? और कांग्रेस ने अभी खुले तौर पे बोला गंदी राजनीति, विभाजनकारी राजनीति, देश की बात, देशवासियों की बात होनी चाहिए। देखिए, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर का नया वर्ष प्रारंभ हुआ है। हम सभी को इसकी बधाई देते हैं। और फिर मैं कहना चाहूंगा, जैसे सुप्रिया जी ने कहा, बहुत मतलब जिसे कहते हैं प्रत्यक्ष रूप से बहुत अच्छी लगने वाली बातें कही कि किसान की बात, राजनीति की बात नहीं होनी चाहिए, राष्ट्रहित की बात होनी चाहिए। जो विगत वर्ष गुजरा बहुत चुनौतियों और समस्याओं से भरा हुआ था। पिछले वर्ष की शुरुआत ही सीए एनआरसी के आंदोलन, दिल्ली में हुए दुखद दंगों के साथ हुई। फिर कोरोना का दौर देखा, चीन की आक्रामकता का दौर देखा और कालखंड समाप्त होते होते किसानों का आंदोलन भी देखा। हाँ, बीच में कुछ एक अच्छी सिल्वर लाइनिंग्स भी दिखी। श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ, राफेल भारत की वायुसेना में आकर जुड़ गया। परंतु इस हर मौके पर, ये जितने मैंने 5-6 मौके दिखाए, देश की जनता ने भी देखा कि कहां पे सियासत थी, कहां पे राष्ट्र का हित था। इसको मैं सीधे इंगित नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि देश की सारी जनता ने समझदारी से देखा कि कोरोना के समय जब हमारे स्वास्थ्य कर्मी के ऊपर आक्रमण हो रहे थे, कहां पे सियासत थी, कहां राष्ट्र का हित था।
हम लोगों ने यह भी देखा कि चीन की आक्रामकता के समय कहां राष्ट्र का हित था, कहां सियासत थी, और अभी हमने आंदोलन के दौरान देखा। हाँ, 2021 शुरू हुआ है, 2 सकारात्मक संकेत दिखे। एक तो किसानों के साथ हुई वार्ता में कम से कम 2 बिंदुओं पर सहमति बनी, जो कृषि मंत्री जी ने कहा, यानी आधी बातों पर सहमति बनी, और जो ट्रैक्टर रैली थी प्रस्तावित, उन्होंने रोकी। इसका मतलब है कुछ सकारात्मक समाधान दिखने की तरफ बढ़ा, और एक वैक्सीन की शुरुआत हुई है। अब मैं ये भी कहूं, इसे मैं लाइटर नोट पे कहना चाहूंगा, भाई हो सकता है कि कुछ लोग काफी दूरदृष्टि रखते हुए बहुत दूर चले गए, इसलिए किसानों के बीच में समाधान दिखने की संभावना बढ़ गई। परंतु 2021 का जहां तक वर्ष है, आपने बंगाल का जिक्र किया, तो मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, आज बंगाल की विधानसभा में हम 3 विधायकों वाली पार्टी है और 294 सीटों वाली वह असेंबली है। कांग्रेस के 24 थे, और आपको पता है कांग्रेस में 24 लोगों से शपथ पत्र भरवाए गए थे कि वो पार्टी के प्रति निष्ठा बना के रखेंगे। लेफ्ट पार्टीज मुख्य अपोजिशन पार्टी थी। आज आपको भारत के इतिहास में ऐसा विधानसभा चुनाव नहीं याद होगा जहां 294 में 3 सीटों वाली पार्टी मुख्य मानी जा रही हो, सत्ताधारी दल उसी से जवाब मांग रहा हो, और जो विपक्षी दल थे, चाहे वामपंथी दल हो या कांग्रेस, यानी हम तो 3 पे और वो न 3 में न 13 में। ये एक बड़े परिवर्तन का प्रतीक है जो बंग भूमि के ऊपर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और हमें इस बात की पूरी आशा है कि हमारी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सपनों को साकार करते हुए बंग भूमि, जहां से राष्ट्रवाद के सारे स्वर निकले, सुधांशु जी आपको मेरी आवाज मिल रही है, जनगण मन तक, वह आज 21वीं सदी में राष्ट्रीय नवनिर्माण में मोदी जी के नेतृत्व में साथ में आकर सम्मिलित। ठीक है, आपने अपनी बात को रखा। सुप्रिया श्रीनेत। जी, मैं इसको पहले दिन ही दलगत राजनीति का रूप नहीं देना चाह रही थी। मुझे लग रहा था 2021 में एक बड़ा बदलाव होगा कि हम सब लोग जो टीवी पर आकर और लोगों आपके माध्यम से लोगों से बात करते हैं, सच बोलेंगे और राष्ट्रहित की बात करेंगे, पर पता नहीं वो बदलेगा कि नहीं बदलेगा। मैं तो आशा ही और अपेक्षा ही कर सकती हूँ कि वो बदलेगा। 2020 वाकई में एक बड़ा चैलेंजिंग ईयर था। चीन आज भी हमारे देश की सीमा में घुसा हुआ है, आज भी कोर कमांडर लेवल की टॉक्स हो रही हैं। हम के कहीं पर भी अभी तक वहां पर समाधान नहीं मिला है। प्रधानमंत्री ने 2 बार, जून में और सितंबर में, दोनों बार गलत कहा कि कोई नहीं घुसा हुआ है, उसको चीन ने बार बार यूज किया। तो मुझे लगता है हमें समाधान चीन का ढूंढना पड़ेगा 2021 में। उनको वो लाल आंखें दिखानी पड़ेंगी जिसकी वो पहले बात किया करते थे। तो चीन की ये बात है। कोरोना की जो बात है, ये एक वैश्विक महामारी है, मैं मानती हूं, और वैश्विक महामारी के चलते हम लोग नंबर 2 पर हैं। 2 लाख के करीब लोगों की मौत हिंदुस्तान में हो चुकी है। संक्रमण के मामले में हम नंबर 2 पर हैं। मैं आशा करती हूं कि हमें इस बीमारी से निजात मिलेगी, लेकिन मैं ये भी आशा करती हूं कि जिन नर्सेज और डॉक्टर्स ने अपने प्राणों की बाजी पर लगकर लोगों की सेवा करी और अग्रिम पंक्ति में खड़े रहे, उन पर डंडे और लाठियां नहीं बरसाई जाएंगी जब वो अपने हक, अपने डीए, अपनी सुविधाओं की बातें करेंगे, जैसे कि अभी हमने थोड़े दिनों पहले एम्स में होते हुए देखा। मैं ये भी आशा करती हूं कि कुप्रबंधन के चलते कोरोना के पहले लगातार 8 तिमाही तक हमारी जीडीपी रेट जो गिरी थी, और अब जो भारत की इकोनॉमी फॉर द फर्स्ट टाइम रिसेशन में चली गई है, उसको सुधारने का प्रयास होगा और सुर्खियां बटोरने का प्रयास नहीं होगा, क्योंकि यह सिर्फ एक अंक या आंकड़ा मात्र नहीं है। ये जॉब्स दिखाता है, ये इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी दिखाता है। जी सुप्रिया, चाइना के ऊपर सुधांशु आपको जवाब देना चाहते हैं। सुप्रिया, चाइना के ऊपर सुधांशु आपको जवाब देना चाहते हैं। जी मैंने इकोनॉमिक की इसलिए बात करी क्योंकि 2021 एक बड़ा महत्वपूर्ण वर्ष होने वाला है। अर्थव्यवस्था की भी हम बात कर लेंगे आगे। और इकोनॉमी पूरी तरह से ध्वस्त है, कहीं पर सरकार को इसको फोकस करना पड़ेगा। जी सुधांशु, चाइना पर कांग्रेस का 2000 से ही, जैसे इन्होंने मजाक में कुछ बातें कही सुधांशु भाई ने, मैं बोलिए सुप्रिया जी, बोल लीजिए। मैं भी हंस के कह देती हूँ कि जो लोग काले कपड़े और काले लिबास, जो लोग बड़े बड़े कोट और काले लिबास पहन के मॉडलिंग की बातें कर रहे हैं, वो क्या जाने कि बाहर के गिरते तापमान में कैसे किसान आज भी सड़क पे उतरकर खुले आसमान के नीचे प्रधानमंत्री मोदी पर कराया जो उन्होंने काफ्तान डाला था। देश के जो बड़े नेता हैं, जैसे इन्होंने थोड़ा सा सरकास्टिक बात करी थी, वैसे मैंने भी कर दी। मुझे ऐसा लगता है कि वाद विवाद में ये सब चलता है और इनको भी बुरा नहीं मानना चाहिए, जैसे मैंने इनकी कटाक्ष का बुरा नहीं माना था। सुधांशु जी, नहीं, इसमें सुप्रिया जी कोई बुरा मानने की बात नहीं। आपने
सर्दी के तापमान की चर्चा की, और तमाम ऐसे नेता हैं जो तापमान का मिलान करने के लिए मिलान की उड़ान में दिखाई पड़ रहे हैं। वहां पे किसान को लेकर क्या ज्ञान होगा वो एक आगे आने वाले समय में आएगा। परंतु अब मैं आपको इस बात का उत्तर देता हूं जो आपने कहा। देखिए, आपने एम्स का रेफरेंस दिया, चाइना के ऊपर सुधांशु जी, चाइना के ऊपर बोला गया, चाइना में कांग्रेस का 2020 वाला ही रहा गया। सारी बातों का उत्तर दे रहा हूं हमीश जी, सारी जी। एम्स में सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी टिप्पणी दे दी, तो उस पर हम कुछ टिप्पणी अब देना उचित नहीं समझते। स्वास्थ्य कर्मियों की आपने बात कही, तो जब स्वास्थ्य कर्मियों पे प्राण घातक हमले हो रहे थे इस देश में, तब कितनी सियासत की गई है देश की जनता ने देखा। आखिर में मजबूर होकर केंद्र सरकार को एक स्पेशल नियम बनाना पड़ा, किसके लिए? डॉक्टर, नर्सेज और स्वास्थ्य कर्मियों के प्रोटेक्शन के लिए। अब हम चाइना वाली बात पे आते हैं। आपने जो बात कही, प्रधानमंत्री, सेना अध्यक्ष, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री सबने कहा, परंतु आपको विश्वास नहीं हुआ। कोई बात नहीं, यह आपका अपना विचार है, विश्वास न करें। परंतु चाइना ने पहली बार 70 साल के इतिहास में, जब से 1949 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना है, चाइना ने भारत पे आरोप लगाया है कि हम उसके क्षेत्र में घुस गए। चलिए, कोई बात नहीं, कुछ चीजें ऐसी हैं चीन के साथ जो मोदी सरकार के दौर में हुई जिसमें किंतु परंतु का स्कोप नहीं है। नंबर 1, शंघाई कॉरपोरेशन की बैठक में आतंकवाद का विषय सम्मिलित होना पड़ा चीन के ना चाहते हुए। नंबर 2, धारा 370 पर एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद भी एक चीज का प्रस्ताव न यूएन में ला पाया, न ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में भी बैकडोर से लाने का जो प्रयास किया, नहीं हो पाया। नंबर 3, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम में हम सदस्य बन गए, चाइना हमको नहीं रोक पाया और न खुद बन पाया। नंबर 4, मसूद अजहर चाइना के न चाहते हुए आतंकी घोषित हुआ और झक मारकर चाइना को उसकी सहमति देनी पड़ी। ये तो हमारा एटीट्यूड रहा है चाइना के साथ, जिस ढंग से हमने डील किया। और पूर्व में क्या रहा है, अब अभी की बात तो छोड़ दीजिए, करार, व्यापार, सब कुछ को छोड़ दीजिए। याद करिए 1955 बांडुंग कॉन्फ्रेंस इंडोनेशिया की, कोई नॉन अलाइन में बुलाने को तैयार नहीं था चाइना को, और नेहरू जी ने जाके वीटो कर दिया कि चाइना को बुलाओ, नहीं बुलाओगे तो हम नहीं आएंगे। तो चाइना के साथ सरकारों की नीतियों का अंतर साफ देखा है जनता ने, और कहां पर नीति है और कहां पर राजनीति है, यह भी देखा। सुप्रिया, क्या आपको लगता नहीं है कि राहुल गांधी, क्योंकि विदेश चले गए, एक विदेश दौरे पर था, भारतीय जनता पार्टी इस पर लगातार तंज कस रही है, कह रही है कि जिनके अध्यक्ष ही यानी पूर्व अध्यक्ष ही और आने वाले वर्तमान में जो अध्यक्ष बनने वाले हो, उस नेता का ही इतना ऐसा हाल है, तो उस पार्टी को कैसे सीरियसली लिया जाएगा? क्या आपको लगता नहीं है कि किसान आंदोलन के बीच में राहुल गांधी का विदेश जाना 2020 में भी नहीं, 2021 में भी आप लोगों पे भारी पड़ेगा, क्योंकि पॉलिटिकली महत्वपूर्ण साल होगा ये वाला? मैं आपकी बात का बिल्कुल जवाब दूंगी। कौन कहां गया है उससे ज्यादा यह जरूरी है कि कौन कहां नहीं गया है। 30 किलोमीटर दूर प्रधानमंत्री जी जाके फार्मर्स से मिल लेते और बात करते और खुले दिल और साफ दिल से बात करते, तो 45 किसानों को 1 महीने से ऊपर में अपनी शहादत नहीं देनी पड़ती। तो कौन कहां गया है वो छोड़ दीजिए, कौन कहां नहीं गया है उसकी बात कर लेते हैं। आपके पास मोरों को खिलाने के लिए दाना है, आपके पास टाइम है, लेकिन आपके पास किसान से मिलने के लिए टाइम नहीं है। आपके पास हर तरह के खाली फाइल खड़े होकर फोटो खिंचाने का टाइम है, किसान से मिलने का टाइम नहीं है। क्योंकि सुधांशु जी ने एक लंबा जवाब दिया चाइना पर, तो मैं कुछ सवाल जरूर पूछना चाहूंगी अपने मित्र से। 18 मीटिंग हुई थी प्रधानमंत्री मोदी जी की चाइना से, बड़े प्रगाढ़ संबंध थे, मुख्यमंत्री रहते हुए भी डायरेक्ट रिलेशंस थे। तो इतना बड़ा उन्होंने समिट करी साबरमती में, महाबलीपुरम में, उसका क्या नतीजा हुआ? पहले डोकलाम में, फिर यहां पर उन्होंने बार बार हमारी पीठ पे छुरा ही घोपा। तो मुझे ऐसा लगता है 2021 में फॉरेन पॉलिसी को थोड़ा ढंग से देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारी चाइना वाली फॉरेन पॉलिसी में तो अब ये जग जाहिर है कि प्रधानमंत्री जी कुछ और, यानी आप कह रहे हैं कि हमारी अब चाइना वाली पॉलिसी में, फॉरेन पॉलिसी में रिजल्ट नहीं आ रहा। ओके डॉक्टर त्रिवेदी, वेबसाइट पर जी देखिए, मैंने जितने भी एक मिनट मैं अपनी बात पूरी कर लूं। जैसे आपने मुझे टोका था, मुझे अपनी बात 2 सेकंड में पूरी करने दीजिए। आप 10 सेकंड में कंप्लीट करिए। लेकिन डिफेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर जो रिपोर्ट लगाई जाती है उसको क्यों, जी हाँ, तो डिफेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जो रिपोर्ट लगती है, जो बताती है कि इंट्रूजन हुआ, उसको क्यों हटा दिया जाता है? इन्हीं सब बातों से तो शक शुबा पैदा होता है इंटरनेशनल कम्युनिटी में। तो मुझे ऐसा लगता है 2021 में फॉरेन पॉलिसी को, इकोनॉमिक पॉलिसी को
फोकस करने की जरूरत है, इधर उधर की बातें मत करिए। जी। जो कारवां लुट रहा है उसको बचाइए, कारवां जो लुट रहा है उसको बचाइए। सुधांशु त्रिवेदी, कारवां लुट रहा है उसको बचाइए, बताइए क्विकली। आप दोनों थोड़ा छोटे छोटे जवाब दीजिए 40-40 सेकंड के अंदर। सवाल कहीं है? जो कुछ मैंने पिछली बातें बताई थी वो सारी की सारी वो कारवां क्यों लुट रहा है? जिस जमाने में शी जिनपिंग के साथ बातचीत हो रही थी उसके साथ। दूसरा, जो आपने रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट कही थी, वहां इंट्रूजन नहीं ट्रांसग्रेशन शब्द था। ट्रांसग्रेशन तो हमने कहा, वो आए, खदेड़ दिया गया उनको। अब दूसरी बात, जहां तक हम कार्रवाई की बात कह रहे हैं, तो साहब एक का कारवां ऐसा था कि देखी जमाने की यारी बिछड़े सभी बारी बारी। और तो और छोड़िए, सहयोगी दल तो छोड़िए, आज शिवसेना ने कह दिया कि शरद पवार जी को नेता बना दिया जाए। अपने पार्टी के अंदर 23 बड़े बड़े लोग कारवां के ऊपर अलग होने को तैयार। और हमारी तरफ से मोदी जी, इनको कितना अलग थलग किया गया। और मोदी जी के लिए वो लाइन लागू हुई कि मंजिलों की जुस्तजू में मैं अकेला ही चला था, लोग यूं जुड़ते गए और कारवां बनता गया। तो हमारा कारवां जुड़ रहा है, आपका कारवां अलग हो रहा है। जनता से लेके, नेता से लेके पार्टी के अंदर तक यह विचार करने का विषय। लेकिन सुधांशु एक, क्योंकि कारवां लुटने की बात हुई है तो मेरे मन में भी एक सवाल आया। आपके कारवां में से भी अकाली दल, आपका बड़ा पुराना साथी, निकल गया, शिवसेना तो चला ही गया। और क्या आपको लगता है हनुमान बेनीवाल भी राजस्थान में आपके साथी थे, चले गए हैं, तो आप अपने कारवां के बारे में क्या कहना चाहते हैं? चलिए, इनका कारवां, इनके कारवां की तो हालत खराब है, वो तो इनकी पार्टी के नेता भी मानते हैं। लेकिन मैं आपके कारवां की बात करता हूं सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, मैं एक और बात, एनडीए का कारवां, देखिए एनडीए के कारवां से जो हमसे अलग हुआ, उसके बाद क्या हश्र हुआ। देखिए, मायावती को हमने समर्थन किया था, मायावती अलग हुई और भाजपा की 300 तक की सीटें आ गई। जेडीएस कर्नाटक में हमसे अलग हुआ था, में धोखा दिया, हमारी स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी। शिवसेना हमसे अलग हुई, आज हम शिवसेना से दुगनी बड़ी पार्टी है महाराष्ट्र में। आगे क्या होगा ये वक्त बताएगा। तो हमारे साथ यानी सुधांशु आप कह रहे हैं कि आपको छोड़ने के बाद उनका कुछ बचता नहीं। और सुप्रिया जी, आपके लिए कहा जाता है जो आपके साथ जुड़ता है उसका कुछ बचता नहीं। मैं तो ये कहूंगी सुधांशु जी से कि आपसे जो अलग हुआ वो बर्बाद हो गया। ये भी सच है कि आपसे जो अलग होता है वो देशद्रोही हो जाता है, लेकिन आपसे जो जुड़ जाता है वो गंगा नहा जाता है। मैं तो ये कहूंगी हाथ जोड़कर इस बार कि 2021 में कपिल गुर्जर जैसे लोगों को भारतीय राजनीति में कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए, जिनको आपकी पार्टी ने सदस्यता दी, कोहराम मचा और फिर उनको हटाया गया। 2021 में मुझे ऐसा लगता है राजनीति जो है वो थोड़ी साफ मन की, साफ दिल की और खरी राजनीति होनी चाहिए। हमारे कारवां की जहां तक बात है, हमारा कारवां इस देश के मजदूरों और किसानों के साथ खड़ा है। वो किसान जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, जिस किसान को विभाजनकारी नीतियों से एक पॉलिटिकल लाइन हो सकती है कि हमारा कारवां मजदूर के साथ है, किसान के साथ है। यहाँ बात हो रही है सियासी कारवां की, हक की लड़ाई लड़ रहा है और हम उसके साथ 2021 ही नहीं, सुप्रिया जी खड़े रहेंगे। मेरा सवाल भी सुन लीजिए सुप्रिया जी। साल का पहला दिन है, मेरा निवेदन आपसे यह है कि देखिए, ये तो पॉलिटिकल लाइन हुई कि हाँ हम मजदूर के साथ है, किसान के साथ है, गरीब के साथ है, गुरबे के साथ है, ये तो पॉलिटिकल लाइन हुई। पॉइंट ये है कि आपकी पॉलिटिकल हैसियत जिसे कहते हैं, उसको लेकर बड़े सारे क्वेश्चन मार्क उठ रहे हैं बार बार, क्योंकि 23 नेताओं ने भी सवाल उठाया, वो आपकी पार्टी का मामला है, उस पर आप अगर बोलना चाहें तो बोले। शरद पवार को लेकर शिवसेना ने बहुत बड़ी बात बोली है, वो छोटी बात नहीं है कि यूपी अध्यक्ष शरद राव पवार होने चाहिए। और शरद राव पवार ने कांग्रेस को छोड़ा था, वो पुराने कांग्रेसी हैं। और शरद राव पवार साहब के दिल के अंदर जरूर है कि वो कांग्रेस की विचारधारा के अब सर्वोच्च नेता है प्रणब दा के जाने के बाद। अब मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं कि मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं कि मैंने आपके चैनल पर देखा या किसी और चैनल पर उनका इंटरव्यू देखा है और उन्होंने कहा है कि नहीं, कांग्रेस जो है वो नेशनल पार्टी है और उसी को अग्रिम होना चाहिए। और सामना ने भी अपने एक दूसरे एडिटोरियल में लिखा है कि ये कांग्रेस को ही आगे बढ़ के नेतृत्व करना चाहिए। तो आई डोंट नो, मैं कंफ्यूज हूं कि मैंने आप पे देखा या किसी और चैनल पर देखा, लेकिन मैंने शरद पवार जी का ये इंटरव्यू देखा है। देखिए, ऐसा है कि
अपने कारवां को लुटते हुए देखकर भी भाजपा हमारी चिंता कर रही है। मैं खुश हूं इस चिंता से। आपको शिवसेना छोड़ गई, आपको अकाली छोड़ गए, आपको हनुमान बेनीवाल छोड़ गए, आपके कैबिनेट मंत्री के दर्जे के व्यक्ति ने हरियाणा में रिजाइन कर दिया, लेकिन आपको अभी भी हम ही दिख रहे हैं। अच्छी बात है, ये बहुत बढ़िया बात है। ऐसे ही लोग आपको छोड़ते रहेंगे और आप जिस जलजले की बात कर रहे हैं वो बनता जाएगा। आपको मेरी शुभकामनाएं हैं अग्रिम तौर पर। मैं दूसरी बात कहना चाहती हूं, मैं तो ये कहना चाहती हूं जिसको आप पॉलिटिकल लाइन कहते हैं, एक्चुअली वही राष्ट्र धर्म है, वही राजधर्म है। राजहट पॉलिटिक्स नहीं है, राजधर्म करने के लिए हम सब पब्लिक लाइफ और राजनीति में हैं। आज जिस कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेकर सुधांशु त्रिवेदी जी राज्यसभा के मेंबर हैं, उसी कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, उसी के तहत लोगों को बचाने के लिए ही हम राजनीति करते हैं, हम पब्लिक लाइफ में। तो इसको पॉलिटिकल लाइन मत कहिए, यही यथार्थ है। और यथार्थ में, और मैं तो एक बात को स्वीकारती हूं कि हमारी पार्टी में तो चलिए फिर भी 23 लोगों की ये हिम्मत है कि वो एक चिट्ठी लिख दे। भाजपा में क्या किसी की हिम्मत है कि आज प्रधानमंत्री या अमित शाह के खिलाफ या उनकी किसी नीति को क्वेश्चन करते हुए लिख दे? हनुमान बेनीवाल के एनडीए छोड़ने के अगले दिन ही घोषित कर दिया गया था टीवी पर कि उनकी तो कोई हैसियत ही नहीं है राजनीतिक। अगर हैसियत नहीं थी तो काहे आप कितने दिनों से पार्टनर बने हुए थे? अगर शिरोमणि अकाली दल बिल्कुल करप्ट था, जो बार बार बोला गया भाजपा की ओर से, तो क्यों आप कितने दिनों से पुराना पार्टनर था? तो गंगा वही नहाएगा जो इनके पास आएगा। जैसे कपिल गुर्जर गोली चलाते हैं, भाजपा की सदस्यता मिलती है। ये सब मत करिए। राजनीति का मतलब इस तरह की कलंकित चीजें करना नहीं होता है। ओके, सुधांशु जी, आपने बात कही तो मैं बिंदुवार उत्तर देता हूं। कपिल गुर्जर, आपने बिल्कुल कहा आपकी पार्टी। कपिल गुर्जर पहले किस पार्टी के सदस्य थे? हमने तो उनको तुरंत निकाला। मैं मानता हूं वो बिल्कुल गलती थी, हमारी किसी नगर इकाई ने भी किया, परंतु पहले वो आप पार्टी के ही सदस्य थे। बाकायदा उनका उस समय वो आया था जिस समय उन्होंने वो ऐसा दुर्दांत घटना की थी। दूसरी बात, आपने कहा कि राजनीति राजधर्म के लिए होती है और विरोध करना उचित है। बिल्कुल, मगर विरोध किस समय पे करना चाहिए मैं उदाहरण देना चाहता हूं। हमारा मनमोहन सिंह जी से घनघोर विरोध था और हम मनमोहन सिंह जी को बेहद कमजोर प्रधानमंत्री कहते थे, परंतु याद करिए जिस दिन नवाज शरीफ जी ने मनमोहन सिंह जी को देहाती औरत और अन्य प्रकार के अपमानजनक शब्द कहे थे, तो नरेंद्र मोदी जी ने बतौर मुख्यमंत्री गुजरात कहा था, कौन होता है पाकिस्तान का प्रधानमंत्री हमारे 125 करोड़ देशवासियों के प्रतिनिधि प्रधानमंत्री के बारे में कुछ बोलने वाला। 1995 जिनेवा में जब पाकिस्तान हमारे खिलाफ प्रस्ताव लेके आ रहा था मानवाधिकार हनन का, नरसिम्हा राव की सरकार थी, अटल जी नेता प्रतिपक्ष थे, न सिर्फ प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया बल्कि सारा श्रेय नरसिम्हा राव सरकार को दिया, हमने लेने की कोशिश नहीं की। 1971 के युद्ध में इंदिरा जी की क्या क्या प्रशंसा की कांग्रेसी आप तक खुद बोलते हैं। 1962 के युद्ध के समय जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, वो नेहरू जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाया, तो जनसंघ ही नहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस कदर साथ दिया कि नेहरू जी ने प्रशंसा की और 26 जनवरी 63 को गणतंत्र दिवस परेड में बुलाया। यह चीज होती है, यह परंपरा है कि प्रतिपक्ष में रहते हुए जब राष्ट्र के सामने चुनौती के अवसर आए तो कैसे धर्म का निर्वाह करना चाहिए, हम राष्ट्र धर्म का निर्वाह करते हैं और कौन राजनीति करता है, यह पूरी तरीके से देश की जनता के सामने बिल्कुल स्पष्ट है। और अंत में मैं कहूंगा अमीर जी, आपने कहा था ना कि आगे के समय के लिए कैसा अच्छा है। एक वो गालिब का शेर है ना जिसकी दूसरी लाइन सबको याद रहती है, वो मैं पहली लाइन के साथ बोलता हूं। एक ब्राह्मण ने कहा कि इस बार का साल अच्छा है, तो मैं कांग्रेसियों के लिए कह रहा हूं, एक ब्राह्मण ने कहा कि इस बार का साल अच्छा है, दिल को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। तो गालिब का ये शेर था, वो ये सोच रहे हैं कि उनके लिए अच्छा होगा, तो अब देखेंगे कि क्या होता है। ओके, सुप्रिया, क्योंकि मैं टू द पॉइंट बंगाल पर सवाल पूछता हूं आपसे। बंगाल के अंदर कांग्रेस ने लेफ्ट के साथ समझौता किया है, लेफ्ट के साथ के खिलाफ आप केरल में लड़ाई लड़ते हैं, यानी चुनाव लड़ते हैं। क्या आपको लगता नहीं है ये बड़ा विरोधाभास है, क्योंकि वहां पर लेफ्ट की भी पॉलिटिकल हैसियत पिछले कुछ वर्षों के अंदर कमजोर पड़ी है और कांग्रेस की जो पॉलिटिकल हैसियत है वो किसी से छुपी नहीं हुई है? क्या आपको लगता नहीं है ये समझौता दिल्ली में जैसे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने कर लिया था वैसा ना हो जाए आप लोगों के लिए, कहीं इसका नुकसान केरल में ना हो? मैं इसका आपको बिल्कुल डायरेक्ट जवाब दूंगी, लेकिन मैं दो चीजें याद दिलाने देना चाहती हूं सुधांशु त्रिवेदी जी को। जिस दौर की आप बात कर रहे हैं उस दौर की हम भी रिस्पेक्ट करते हैं। अटल जी ने इंदिरा जी को दुर्गा बुलाया था क्योंकि उनके अंदर ये औकात थी
और ये समझ थी और ये स्वावलंबन था कि उन्होंने खड़े खड़े पाकिस्तान के भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम के बल पर 2 टुकड़े किए पाकिस्तान के। और हम सम्मान करते हैं अटल जी का, जिन्होंने इंदिरा जी को दुर्गा बुलाया। लेकिन हम उतना ही असम्मान और उतनी ही अवमानना करते हैं कि 26/11 जब ऑपरेशन चल रहा था तो गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहते हुए मोदी जी ने जाकर ताज पैलेस होटल के दिल्ली में, बंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। हम उतनी ही भर्त्सना करते हैं कि जब डेप्सांग में चीनी घुसे हुए थे तब स्वर्गीय सुषमा जी ने और अरुण जेटली जी ने जाके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तब प्रणब दा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, उनसे पूछा था कि कौन से शस्त्र यूज हो रहे हैं, ये जानने का हमें हक है। तो ऐसी बातें मत करिए। राजनीति का जो दौर था वो दौर था जिसमें हम एक दूसरे की इज्जत करते थे, और अब राजनीति का ये दौर आ गया है कि विपक्ष जानना चाहता है कि कौन से हथियार यूज हो रहे हैं जब चीन घुसा हुआ है। खैर, अब आपकी मैं बंगाल की बात पर जवाब देती हूं। बहुत सारे ऐसे राजनीतिक समझौते होते हैं जो प्रांतवादी तरीके से होते हैं। ऐसे बहुत सारे राजनीतिक समझौते भाजपा के भी हैं, चाहे वो अरुणाचल में हो जहां पर उनकी ऑपोजिशन से वो था, और चाहे वो असम में हो जहां पर आपने देखा कि कैसे उन्होंने अपने साथी को छोड़ के फिर बाकी चीजें करी। सुप्रिया, क्योंकि केरल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की कोई हैसियत नहीं है, वहां पर कांग्रेस की हैसियत है और लेफ्ट की हैसियत है। जहां पर आपको लगता है कि आप एक बड़ी ताकत बनकर किसी को भी देश के खिलाफ काम करने से रोक सकते हैं, संविधान की रक्षा कर सकते हैं, वहां पर बिल्कुल साथ आना चाहिए। इसमें कोई गलत बात नहीं है। प्रांतवादी राजनीति कई बार डिफर करती है, और ये जिसको आप विरोधाभास कहते हैं, इसको पॉलिटिकल एक्यूमेन भी कहा गया है इंडियन पॉलिटिक्स में। ये भाजपा ने भी किया है, ये हमने भी किया है। महाराष्ट्र में शिवसेना, बंगाल में लेफ्ट, तो यानी आपकी अपनी आइडियोलॉजी कहां जाएगी ऐसे में? क्या आपको लगता नहीं है कि आप एक अल्ट्रा राइट विंग पार्टी के साथ है महाराष्ट्र के अंदर जहां सरकार चला रहे हैं आप केरल के अंदर आप लेफ्ट के साथ लड़ाई लड़ते हैं, वहां मुस्लिम लीग आपके लिए फ्रेंडली पार्टी है। क्या आपको लगता नहीं है बड़ा विरोधाभास है? बंगाल में आप लेफ्ट के साथ आ जाएंगे, क्या आपको लगता नहीं है ये आपके लिए बड़ा पॉलिटिकल विरोधाभास है? क्योंकि जब कांग्रेस ने ऐसे समझौते किए नुकसान हुआ है। उत्तर प्रदेश आपने मुलायम सिंह यादव की सरकार बचाई, आज आपका हश्र क्या है? दिल्ली आपने अरविंद केजरीवाल को पहली बार सीएम बनाया, आपका हश्र क्या है? बिहार आपने लालू यादव की मदद करी, आज आपका हश्र क्या है? इसका एक बैकग्राउंड है, क्योंकि कांग्रेस ने जब किसी को समर्थन दिया है वो पार्टी तो आगे बढ़ गई है, लेकिन कांग्रेस को नुकसान हुआ है। नहीं, आपके पैशन का मैं के लिए शुक्रगुजार हूं और उसका मैं समर्थन करती हूं। ऐसा पैशन होना चाहिए सवाल पूछते वक्त, चाहे आप विपक्ष से पूछिए चाहे आप सत्ता पक्ष से पूछिए। आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। लेकिन मैं तो ये कहूंगी, आपने महाराष्ट्र का एग्जाम्पल दिया और वहां पर जो हमारी कोalition गवर्नमेंट है वो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर चल रही है। हमारा एक आपसी समझौता है, उस समझौते के तहत हमारे कुछ आपसी एजेंडा है जिसपे हमारा सर्वमत से हम उसका सम्मान करते हैं एक दूसरे का, और वैसे चल रही है। उसको अल्ट्रा राइट कहना तो आप एक मत का, आप एक निर्वाचित सरकार का कहीं ना कहीं अपमान कर रहे हैं। मैं उससे ताज्जुब नहीं रखती हूं। जहां तक आपने कहा कि आपने बिहार की बात करी, ऐसा है कि प्रांतीय पार्टीज का जो उत्थान हुआ है, जो एवोल्यूशन हुआ है वर्नाक्युलर पार्टीज का और रीजनल पार्टीज का, वो हिंदुस्तान की राजनीति में एक असलियत है। उससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। 2 नेशनल पार्टीज हैं, भाजपा और कांग्रेस, पर आप इससे नहीं मुंह मोड़ सकते हैं कि रीजनल पार्टीज का वर्चस्व है कहीं कहीं, और अगर उनका उत्थान हुआ है तो ऑब्वियसली वो इनकम्बेंट पार्टी के वजह से ही होगा, हमारे बूते पर ही होगा, क्योंकि हम इनकम्बेंट थे तो हमारे से उनका उत्थान होगा। ये एक चेंजिंग डायनामिक ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स है, इसको हम कैसे नकार सकते हैं? मेरे साथ इसीलिए मैं कह रही हूं कि सुप्रिया जी मेरे साथ खड़े होकर ऐसे लोगों का विरोध करना, मुझे लगता है हमारा राजनीतिक धर्म है। सुधांशु कुछ रिप्लाई करना चाह रहे हैं। सुधांशु मैं बहुत संक्षेप में एक बात कह देता हूं। एक तो सुप्रिया जी नवाज शरीफ के ऊपर मोदी जी के वक्तव्य को टक्कर गई, और वह राजनीति आज भी इस दौर में कभी नहीं थी कि डीजीएमओ प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, फिर सर्जिकल स्ट्राइक कहा जाए, एयरफोर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो फिर कहा जाए कुत्ते मरे थे, कौवे मरे थे, पेड़ गिरे थे, बिल्डिंग गिरे थे, वगैरह वगैरह। मगर एक बात जो अभी आपने बात कही, जो आपने हथियार वाली बात कही थी, ये बात कही थी, मेरे विचार से राजनीति की एक निश्चित मर्यादा है जिसका सबको पालन करना चाहिए। जी, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी, बंगाल क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण इलेक्शन है भारतीय जनता पार्टी के लिए, पालन नहीं किया गया था। मैं तो बस एक आप लेफ्ट और कांग्रेस का अलायंस कैसा अलायंस देखते हैं? क्योंकि एक पॉलिटिकल पंडित का ऐसा मानना है कि अब आपकी नजर केरल पे भी होगी, क्योंकि
केरल में जो कांग्रेस की स्पेस है उसको बीजेपी खाने की कोशिश करेगी। अब क्विकली 20-30 सेकंड। बस एक संक्षेप में, हमने बंगाल का, तो केरल में तो हमारा एक एमएलए है, उसके बाद लेफ्ट भी लड़ाई हमसे मानता है, कांग्रेस भी हमसे मानता है। और देखिए सुप्रिया जी ने कितनी मजेदार बात अभी कह दी, अब ये शिवसेना को अल्ट्रा राइट नहीं मानते। अरे भाई, आप राइट के साथ भी हैं और लेफ्ट के साथ भी हैं, दो नावों के बीच में साबुत बचे न कोई, लेफ्ट राइट ही करते रह जाएंगे। अगर मेरे साथ बाबा रामदेव जुड़ गए हैं, तो ये समझ लीजिए कि 2021 में बहुत कठिन है डगर पनघट की। बहुत बहुत शुक्रिया। लेफ्ट राइट करने में बड़ी मुश्किल होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप हमारे साथ जुड़े इस कार्यक्रम के अंदर। मेरे साथ जाने माने योग गुरु बाबा रामदेव इस समय जुड़ रहे हैं खास बातचीत के लिए एक्सक्लूसिवली। बाबा नमस्कार, अभिनंदन आपका। नव वर्ष। प्रणाम आमिश भाई आपको और इस ख्रिस्ती नववर्ष की आप सहित न्यूज 18 इंडिया के सभी हमारे दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबके जीवन में स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, सब प्रकार का वैभव रहे और भारत परम वैभवशाली आत्मनिर्भर बने। बाबा रामदेव, जब मैंने डाला ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर कि आपका मैं इंटरव्यू करता जा रहा हूं, तो मेरे को बड़े सारे सवाल आ गए। तो मुझे लगा कि आज पब्लिक के सवाल आपसे पूछने चाहिए। तो पहला सवाल जो कि अधिकतर पूछा गया वो ये पूछा गया कि बाबा रामदेव ने अपना नववर्ष कैसे बनाया। मैंने अपना नववर्ष मनाया योग के साथ और योगग्राम का भी विस्तार कर रहे हैं जी, और 3 संकल्पों के साथ मनाया है। मैं व्रत के साथ कोई भी एक नए पर्व को जीता हूं। मैंने व्रत लिया है इस अंग्रेजी नववर्ष में, विदेशी नववर्ष में, विदेशी जो कंपनियां हैं और खास करके उसमें जो ड्रग माफिया है उनको अब रिप्लेस करना है पूरी तरह से। उसमें भी अभी एक बहुत बड़ा न्यूट्रास्यूटिकल माफिया भी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो हम बीपी की, शुगर की, थायराइड की, कोलेस्ट्रॉल की, इन सब के साथ साथ विटामिन डी, विटामिन B12, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, इन सब न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करेंगे और विदेशी कंपनियों की आर्थिक और सांस्कृतिक लूट से देश को मुक्ति दिलाएंगे, इस गुलामी से। इस संकल्प के साथ आज मैंने अपना नववर्ष का प्रारंभ किया है और भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से मैकाले की शिक्षा पद्धति को बदल करके अध्यात्म पर आधारित, जिसमें ज्ञान, विज्ञान और संपूर्ण आधुनिकता का समावेश होगा, जिनकी जड़ें अध्यात्म से जुड़े होंगी और जिनके शिखर आसमान छू रहे होंगे, ऐसे हमें वर्ल्ड सिटीजन बनाने हैं। ये दूसरा मेरा संकल्प है। और तीसरा, भारत को एक आध्यात्मिक राष्ट्र, आध्यात्मिक भारत और आध्यात्मिक दुनिया बनाने के लिए मैं आने वाले 50 साल काम करने वाला हूं। इन 3 संकल्पों के साथ मैंने अपनी सुबह की शुरुआत की। अमिश भाई जी, बाबा अगला सवाल आपसे यह कि देश में कोरोना अब धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन नए स्ट्रेन से बड़ी तनाव जो है वो बढ़ गया है। क्या आपको लगता है कि अब नई वैक्सीन को भी मंजूरी मिल गई है? क्या आपको लगता है, जो भारत में ही बनी है, क्या आपको लगता है कि कोरोना 2021 में की शुरुआत में ही बाय बाय कह देगा भारत को? आपकी कोरोनिल ने भी बड़ा धमाल मचाया है। अमिश भाई देखो, अभी 2021 के अंत तक आम लोगों को वैक्सीन मिलने की संभावना न के बराबर है। दूसरी बात, वैक्सीन इज नॉट ए मेडिकेशन। एक इम्यूनिटी हमारी इम्यूनिटी होती है, एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है जी। इससे हमारी कोरोना के खिलाफ एक इम्यूनिटी डेवलप होगी। जिसको कोरोना हो चुका है या इस वैक्सीन के बाद भी जो लोग नहीं करवाएंगे, उनको, जिनको होगा उनके लिए मेडिकेशन नहीं है, ये प्रिवेंशन है। तीसरी बात, जो भी कोरोना के अभी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो लॉन्ग कोरोना जिसको बोलते हैं, उसके साइड इफेक्ट्स हैं। किसी को लंग में लंप्स हो रहे हैं, गांठें हो रही हैं, किसी को पूरा नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है। तो इन सब के लिए तो वापस लोगों को योग अपनाना पड़ेगा, हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना पड़ेगा। और नए स्ट्रेन के लिए हमने जैसे पहले अणु तेल, श्वासारी और कोरोनिल बनाई थी, तो श्वासारी गोल्ड और हमने बना दिया है। तो नए स्ट्रेन से भी लड़ने की ताकत होगी। इसलिए मैं वैक्सीन का विरोधी नहीं हूं, लेकिन इतनी बात जरूर कहता हूं
कि वैक्सीन से 6 महीने 9 महीने कितनी दिन हमारी जो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी काम करेगी, योग वाली इम्यूनिटी परमानेंट काम करेगी। मैं आपके सामने बैठा हूं बिना संक्रमित हुए और रोज हजारों लोगों से मिलता हूं, थोड़ा प्रिकॉशन बरतता हूं और रोज गिलोय पीता हूं। आमिश भाई जी, लेकिन कोरोना की वैक्सीन को लेकर विवाद भी एक खड़ा हो गया है। माना जा रहा है कि ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें एक जानवर की चर्बी का संदेश जताते हुए विवाद छेड़ा गया है। क्या आप इस पर कहना चाहते हैं? देखो, वैक्सीन में ना कोई गाय की चर्बी है ना कोई सुअर की चर्बी है। ये हिंदू मुसलमान का मसला ही नहीं है, ये विशुद्ध रूप से एक साइंटिफिक रिसर्च का मसला है। इसमें किसी भी तरह से कोई मजहबी ताल्लुकात को नहीं जोड़ना चाहिए। और जिनकी इम्यूनिटी वीक है और वो यदि लेना चाहते हैं, मैं तो वैक्सीन लेने वाला हूं नहीं आमिश भाई। अच्छा, आप नहीं लेने, मैं पूछने वाला था आपसे। जरूरत नहीं है। नहीं, आप वैक्सीन नहीं लेने वाले हैं, ये वादा कर रहे हैं आप हमारे चैनल पर? जो सच में ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं आप? ये न्यूज 18 इंडिया पर मैं खुलेआम घोषणा कर रहा हूं पहली बार, मैं वैक्सीन का प्रयोग नहीं करूंगा क्योंकि मुझे इसकी आवश्यकता कतई नहीं है और मैं कोरोना से संक्रमित भी नहीं होऊंगा, यह अगली बात कह रहा हूं। और कोरोना के बाप से भी संक्रमित में नहीं हो, तो कितने ही इसके नया अवतार आ जाए। स्वामी रामदेव का योगा अवतार जिंदाबाद। बाबा रामदेव, ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, पूरा देश और दुनिया ऐसा चाहती है। लेकिन मुझे लगता है कि आप जितना योगा करते हैं उतना सब तो करते नहीं होंगे, बाकी सबको तो वैक्सीन लेनी पड़ेगी। कहीं आपके चक्कर में बाकियों ने छोड़ दी तो क्या करेंगे आप? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी भी योग करें, आयुर्वेद का उपयोग करें और जिनकी इम्यूनिटी लो है, जिनको कई प्रकार की मल्टीपल डिजीज हैं, जिनको ऑर्गन फेलियर की प्रॉब्लम रही है और जिन्होंने लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट क्या है किसी भी अंग का, वो सब भी लेते रहें। बाकी ऐसे पागलपन की जरूरत नहीं है। जैसे कोरोना से डर का, भय का एक पागलपन देश में पैदा हुआ था, पूरी दुनिया घरों के अंदर दुबक गई थी। और एक ऐसा भी साल आएगा, कभी हमने नहीं सोचा था कि लोग घरों से बाहर निकलते इसमें खौफ में डूबे हुए होंगे। अरे भाई, हौसला रखो। इसलिए बैलेंस को, वैक्सीन लगाने में भी बैलेंस रखो। समत्वम योग उच्यते जी। इसलिए मैं न पक्ष में हूं न विपक्ष में हूं, निष्पक्ष होकर के कह रहा हूं, बहुत संजीदगी के साथ जिनको जरूरत है उन्हीं लोगों को ये वैक्सीन लगनी चाहिए। बाकी ठीक है, जो भी सरकार और कंपनियां करेंगी उसके परिणाम भी थोड़े दिन में सामने आ ही जाएंगे। भगवान करे सब शुभ और मंगल हो। अमिश भाई जी। बाबा रामदेव, क्या आपको लगता है 2021 में किसान आंदोलन, हालांकि 2 मांगे तो मान ली गई हैं, 50% तक सहमति बन गई है, कृषि कानून को लेकर सरकार और किसानों के बीच में, खासतौर पर हरियाणा के किसान और पंजाब के किसानों के बीच में सरकार के साथ एक विवाद चल रहा है। बाबा रामदेव क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि कुछ लोगों ने इस किसान आंदोलन की आड़ में पंजाब में 1600 टावरों तक को तोड़ दिया है। देखो, एक बात कहना चाहता हूं मैं आपको अमिश भाई, मैं जन्म से कृषक पुत्र हूं, किसान हूं, कर्म से योगी हूं, कर्मयोगी हूं और राष्ट्र के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूं। आदरणीय मोदी जी ने सारे देश के सामने खुलेआम इस बात को कहा है कि मैं किसानों की आय को दोगुना करना चाहता हूं और मुझे कोई ऐसा कारण नहीं दिखता कि मोदी जी किसान विरोधी क्यों होंगे। इसलिए मैं आश्वस्त हूं, मोदी जी एमएसपी को खत्म नहीं करेंगे और उसके लिए वो लिखित में भी देने के लिए तैयार हैं। अब एमएसपी को लीगलाइज करना वह एक पूरा टेक्निकल इशू है, उसके ऊपर भी सरकार मुझे लगता है गंभीरता से विचार कर रही होगी क्या हो सकता है। जहां तक प्रश्न यह है कि पूरी कृषि व्यवस्था बाजार आधारित होनी चाहिए या इसको सरकार का सहारा होना चाहिए, तो मैं इसमें मध्यम मार्ग का पक्षधर हूं। जो लोग अपनी फसलें खुले बाजार में बेचने चाहते हैं उनके ऊपर कोई बंदिशें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि
जो है सबको विकास का अवसर न उपलब्ध होता तो न तो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन पाते, न स्वामी रामदेव आज जहां है वहां हो पाते, न आमिष भाई जहां बैठे वहां आप बैठ पाते। आज इस देश में सबको यदि समान रूप से विकास के अवसर उपलब्ध हुए हैं तो वो पूरी आजादी के साथ उपलब्ध है। तो किसानों को आजादी भी मिलनी चाहिए, लेकिन किसानों को सपोर्ट भी मिलना चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा है, उसमें एक बड़ा पेच है अभिष भाई। यदि भाव बढ़ जाए तो कहते महंगाई बढ़ गई, और यदि सस्ता कोई सामान बिकता है तो कहते किसान बर्बाद हो गए, और यह हकीकत है। इसलिए इस पूरे तंत्र को बैलेंस करने के लिए सरकार को सपोर्ट तो किसानों को देना ही पड़ेगा, और किसानों को भी इतना अड़ियल भी नहीं होना चाहिए कि वो सारी सत्ता को ही चुनौती दे डाले कि तीनों कानून ही रद्द करो। तो मुझे लगता है बीच का रास्ता सरकार को, किसानों को निकालना चाहिए, और मुझे वो निकलता हुआ दिख भी रहा है। देखिए सरकार भी आंदोलन की आड़ में भरोसा रखता हूं अड़ियल नहीं होगी, और किसान भी कुछ ना कुछ 2 कदम आगे बढ़ेंगे। बाबा रामदेव, आंदोलन की आड़ में ऐसा हो गया कि लगातार आंदोलन की आड़ के अंदर टारगेट कुछ और है, क्योंकि इसी आंदोलन में नारा लगाया गया हाय हाय मोदी मर जा तू, लेफ्ट के झंडे के नीचे। इसी आंदोलन में यह कहा गया कि अगर ये तीनों कानून रद्द नहीं होंगे तो दिल्ली का चक्का जाम कर दिया जाएगा, और करा भी गया चक्का जाम। मंत्रियों के घरों का घेराव होगा, प्रवक्ताओं के घरों का घेराव होगा, अफसरों के घरों का घेराव होगा, ऐसा घेराव होगा वो अपने घर से नहीं निकल पाएंगे। क्या आपको लगता है कि इस आंदोलन के पीछे किसान कुछ नाराज होगा, लेकिन राजनीति और राजनीति से ज्यादा वो लोग जो नरेंद्र मोदी के विरोधी है, जो इस सरकार के विरोधी है, वो अपना गेम खेल रहे हैं। मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, अपना गेम खेल रहे हैं। पहले तो अमिश भाई आप देखो, आर पार में ना एकदम जो सच होता है उसको बेधड़क होकर के बोलते हो, और मुझे पता है उससे बहुत से लोग आपके भी बेवजह बैरी बने हुए, लेकिन मैं 3 बातें अलग अलग कहना चाहता हूं। एक, लेफ्टिस्टों को अपने झंडे लहराने की किसान आंदोलन में अनुमति नहीं होनी चाहिए। लेफ्टिस्टों ने पहले पश्चिम बंगाल को बर्बाद किया, उसके बाद पूरे देश में खुद बर्बाद हो गए, थोड़ा सा साउथ के एक स्टेट में सिमटे हुए हैं। मुझे लगता है केरल से भी अब इनका की अंत्येष्टि सुनिश्चित है। तो वामपंथियों सहित किसी भी राजनीतिक पार्टी के लोगों को, और जो खास करके बहुत षड्यंत्रकारी राजनीतिक लोग हैं, उनको किसी भी प्रकार से अपने आंदोलन में इनको प्रश्रय नहीं देना चाहिए। किसानों को उनका बहिष्कार कर देना चाहिए, नहीं तो किसान इससे बदनाम होते हैं। दूसरी बात, जो देखो सरकार का कोई विरोध कर सकता है, मोदी जी का भी कोई विरोध कर सकता है, लेकिन कम से कम लोकतांत्रिक मूल्यों का तो ख्याल रखें। भारत विरोधी कोई नारा वहां पर न लग पाए, इसके लिए जो किसान नेता हैं उनको बहुत संजीदगी से काम लेना चाहिए, और जो कोई वहां भारत विरोधी नारा लगाता है उसको तत्काल वहां से उखाड़ करके फेंक देना चाहिए। और तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि किसानों को जो है किसी के बहकावे में आए बिना जो अपने मुद्दे हैं उनको पूरी ताकत से रखना चाहिए, और मैं आश्वस्त हूं सरकार भी उनकी बात मानेगी, और न मानने में कोई वजह भी नहीं है, क्योंकि मोदी किसान विरोधी नहीं है। लेकिन राहुल गांधी मोदी जी को मैं भी पिछले लगभग 2 दशक से जानता हूं। आपके प्यारे आपके दुलारे किसान विरोधी नहीं हो सकते। बाबा रामदेव, आपके प्यारे आपके दुलारे राहुल गांधी जी तो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी किसान विरोधी हैं। वो हर रोज ट्वीट करते हैं, हालांकि वो देश में नहीं है, वो मिलान में है इस समय, जैसी जानकारी हमारे पास है जो सार्वजनिक रूप से है। देखो, जो मोदी जी के राजनीतिक विरोधी और पूरी दुनिया में जो भारत विरोधी ताकतें हैं, वो ये सच है कि वो इस समय काफी सक्रिय हुए हैं। पिछले इन लगभग 6-7 वर्षों में किसी भी मुद्दे पर उनका बस नहीं चला, वो बौखलाए हुए, तिलमिला रहे, और जैसे
पानी के बिना मछली तड़पती है, ऐसी सत्ता के बिना देश के कुछ विपक्ष के लोग और पूरी दुनिया के जो भारत विरोधी लोग हैं, वो भारत को बदनाम करने के लिए, मोदी मकसद नहीं, भारत को ही बदनाम करना मकसद है, वो पूरी दुनिया में ऐसे सक्रिय हो गए। तो मुझे लगता है ऐसी कोई भी ताकतें जो भारत विरोधी हैं जी, वो नाकामयाब हो चुकी है। पूरी दुनिया ने देख लिया है, ये चंद मुट्ठी भर लोग हैं, 135 करोड़ का भारत है, और कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों के बदनाम करने से भारत बदनाम नहीं होगा। भारत अपने स्वाभाविक शक्ति के साथ में आगे बढ़ रहा है, और वोकल फॉर लोकल, भारत को आत्मनिर्भर बनाने का जो संकल्प है, उसमें अमीश भाई लोग पुरुषार्थ करेंगे तो हम अमेरिका, हम चाइना, हम पूरे यूरोप को और जापान सहित पूरी दुनिया की आर्थिक ताकतों को पछाड़ते हुए एक दिन आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से कुछ चुनौतियां हैं 2021 की भी, उनका हम सामना करेंगे मेरे भाई आमिश। अच्छा बाबा रामदेव, आखिरी 2 सवाल है मेरे, छोटे छोटे जवाब मैं चाहूंगा। आपको गाड़ी चलाना बड़ा पसंद है क्या? क्योंकि हाल ही में हमने देखा आपने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साथ में बैठे थे, आप गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, यह भी ट्विटर पर सवाल आया, बताइए। हाँ, ये सच है कि आज से 15-20 साल पहले मुझे गाड़ी चलाने का बहुत शौक भी था, और मैं करीब 200-250 की स्पीड से गाड़ी चलाता था जी। मैंने मोटरसाइकिल भी चलाई है, बुलेट भी चलाई है, अभी भी कभी कभी चला लेता हूँ, लेकिन अब वो शौक नहीं रह गया है। वो आए थे तो उनको, उनके स्वागत के लिए, और फिर क्योंकि मुझे उनको अपने आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय, पूरा रिसर्च सेंटर, बहुत जगह घुमाना था, तो मैंने कहा ये इधर उधर कुछ लोग भटके नहीं, इसलिए मैंने कहा मैं ड्राइविंग सीट पे बैठ जाता हूं। जी, आप ही ड्राइविंग सीट पे बैठ जाते हैं, लेकिन गौरव देने के लिए, क्योंकि नड्डा जी स्वभाव से बहुत सात्विक व्यक्ति है। जी, बिल्कुल आखिरी सवाल आपसे, देखिए दर्शकों के लिए कुछ आपको गुनगुनाना पड़ेगा आज हमारे नए साल पर। तो नए साल का मैं 2-3 तरह से कुछ 2 शब्द बोलता हूं। एक तो नए साल पर हम लोग स्वदेशी का व्रत लें। राम प्रसाद बिस्मिल का गाया हुआ गीत है, और चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, जितने भी हमारे क्रांतिकारी थे, सबका एक सपना था, और ये स्वदेशी का व्रत सब लोग लें। मेरा हो तन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी। कर शक्ति का विभाजन, मिटे पूंजी का ये शासन, बने गांव स्वावलंबी, बने राष्ट्र स्वावलंबी, वह नीति है स्वदेशी। मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी। ऐसे स्वदेशी की भावना से हिंदू, ईसाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सब मिलकर के, एक होकर के, हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए जीना है तो जिए हिंदुस्तान के लिए। आपसी मतभेद हमें जीने नहीं देंगे, देश न रहा तो हम कैसे रहेंगे। एक है लहू का रंग पहचान के लिए, जीना है तो जिए हिंदुस्तान। बहुत शानदार, जीना है तो जिए हिंदुस्तान के लिए। आप ऐसे लगे रहो आर पार में। बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा रामदेव हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद। और व्यूअर्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यह था हमारी नए साल पर आज पहली पेशकश।